हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में हम आ गए थे दिल्ली सल्तनत पर। और दिल्ली सल्तनत में भी हम पढ़ रहे थे गुलाम वंश। और गुलाम वंश में आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1211 से 1236 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इल्तुतमिश ही भारत का प्रथम सुल्तान था और इसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा द्वारा दी गई थी। दोस्तों, इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, या इसे ही इल्तुतमिश के ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और दोस्तों, इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था, इसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा ने दी थी। इल्तुतमिश ही भारत का प्रथम सुल्तान था। दोस्तों, इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था और इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। जब इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था तो आप सब पूछेंगे कि भारत का अंतिम सुल्तान कौन था। दोस्तों, भारत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक था। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, कुतुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुवाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और यलदौज को ही जो मिला था, यलदौज को मिला था क्या, गजनी का साम्राज्य। गजनी का साम्राज्य किसे मिला था, यलदौज को। और दोस्तों, जब यलदौज को पता चला कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका है, तो यलदौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया और इल्तुतमिश और यलदौज के बीच 1215 और 16 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का तृतीय युद्ध। तो दोस्तों, 1215-16 ईस्वी में हुआ तराइन का तृतीय युद्ध। किस किस के बीच, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। इस युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित कर दिया और पराजित होने के बाद यलदौज अपनी सेना लेकर गजनी लौट गया। इसके बाद इल्तुतमिश के शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। बारह सौ 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आक्रमण हुआ चंगेज खां का। दोस्तों, चंगेज खां का वास्तविक नाम तैमुजिन था और यह एक मंगोल शासक था। जो मंगोलिया से आया था। इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें हुआ 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण।
चंगेज खां का आक्रमण। और चंगेज खां का वास्तविक नाम तैमुजीन था, और जो चंगेज खां यह एक मंगोल का शासक था। ठीक है दोस्तों, अब चंगेज खां को भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, एक शासक हुआ जलालुद्दीन मंगबरनी, और इसी ने ही तैमुजीन चंगेज खां के छोटे भाई की हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने चंगेज खां भारत आया। और जब यह बात पता चली जलालुद्दीन मंगबरनी को, तो जलालुद्दीन मंगबरनी पहुंचा कहाँ? सिंध, क्योंकि उस समय भारत की सीमा कहाँ से शुरू हुआ करती थी? सिंध से। और इसने इल्तुतमिश के पास मैसेज भिजवाया कि आप मेरी रक्षा कीजिए। किससे? चंगेज खां से। और इधर चंगेज खां ने भी इल्तुतमिश के पास मैसेज भिजवाया कि अगर आपने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता की तो मैं दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर दूंगा। अगर आपने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की तो मैं दिल्ली सल्तनत की तरफ देखूंगा भी नहीं, और जलालुद्दीन मंगबरनी से अपना बदला लेकर जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करके मैं वापस लौट जाऊंगा। कहाँ? मंगोलिया। इल्तुतमिश ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया, और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की, जिससे एक बहुत बड़ा आक्रमण होने से बच गया। किस पर? दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और ये चंगेज खां था, यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इसकी जो जनता थी वह भी इसे पसंद नहीं किया करती थी। और दोस्तों, इसीलिए इसने अपने मरने से पहले अपने सेनापति से कहा था कि जब आप मुझे दफना कराएं तो मुझे, जब आप जो व्यक्ति मुझे दफनाए जाएंगे उन सभी को वहीं पर मरवा देना, जिससे किसी को ना पता चले कि मेरी कब्र कहाँ है। और इतिहास में एकमात्र शासक चंगेज खां ऐसा है जिसकी कब्र का आज भी पता नहीं है। इतिहास में एकमात्र शासक जिसकी कब्र का अभी भी पता नहीं है। अभी भी पता नहीं है। वो है ही कौन? चंगेज खां। इसके बाद दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही चलवाए भारत में चांदी और तांबे के सिक्के। इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों को हम कहते थे टका, और तांबे के सिक्कों को हम कहते थे जीतल। दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा भारत में चलवाए गए चांदी के सिक्के, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? टका या टंका या टका। और तांबे के सिक्के जिन्हें हम जीतल के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा ही चलवाए गए चांदी के सिक्के, जिन्हें हम टंका या टका नाम से जानते हैं, और तांबे के सिक्के को हम जीतल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी थी। और दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा दल की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने ही स्थापना की तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा की। दोस्तों, इस तुर्कान चहलगानी में 40 सरदार हुआ करते थे, जो इल्तुतमिश के बहुत ही वफादार और पावरफुल
हुआ करते थे। अगर बात करें हम इल्तुतमिश में दिल्ली सल्तनत में सबसे सर्वोच्च पद की, तो वो कौन सा हुआ करता था? सुल्तान। सुल्तान से नीचे था वजीर, और वजीर किसके बराबर पावर रखता था? पीएम के बराबर। या सल्तनत काल में वजीर को पीएम कहते थे, या पीएम के बराबर पावर रखता था। और ये जो वजीर था, इन 40 सरदारों की जो पावर थी वो वजीर के बराबर थी, और ये सीधा रिपोर्ट ही किसे क्या करते थे? इल्तुतमिश को। और इन 40 सरदारों का ही समूह या दल क्या कहलाता था? दल चालीसा। दल चालीसा कहलाता था। इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता प्रणाली या इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जो इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में पूरा करवाया। तो इसी के द्वारा 1229 ईस्वी में निर्माण पूरा हुआ किसका? कुतुब मीनार का। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। दोस्तों, इल्तुतमिश के 4 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बार इल्तुतमिश जब कालिंजर अभियान गया, और इसके चारों ही बेटे अयोग्य शासक थे, तो इसकी बेटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें? कालिंजर अभियान में। और अपनी बेटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ही इसने अपने जीते जी ही अपनी बेटी को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान या अगला शासक नियुक्त किया। इसने अपने जीते जी ही अपनी बेटी रजिया को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान या शासक नियुक्त किया, क्योंकि इसके चारों ही बेटे अयोग्य शासक थे। और दोस्तों, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। और इसका मकबरा खास क्यों है? क्योंकि इसने अपने मरने से पहले ही अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इसके मरने के बाद इसका बड़ा बेटा 1236 ईस्वी में ही इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। दोस्तों, इसके मरने के बाद इसका बड़ा बेटा 1236 ईस्वी में ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था। और इल्तुतमिश अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया को दिल्ली सल्तनत का अगला शासक, अगला सुल्तान नियुक्त कर गया था। और इसी का ही फ़ायदा उठाया रजिया ने। और रजिया लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के पास गई और दिल्ली की जनता से कहा
कि सुल्तान इल्तुतमिश ने मुझे अपने जीते जी ही दिल्ली सल्तनत का अगला शासक नियुक्त किया था, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का साथ मिला किसे, रजिया को, और रजिया ही बनी। और दिल्ली की जनता के द्वारा और रजिया ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवाई, और उसके बाद रजिया बनी दिल्ली की अगली सुल्तान। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दिल्ली की जनता की मदद से सिंहासन प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन हुई? रजिया सुल्तान। दोस्तों, जिस समय रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, उस समय औरतों को बाहर आने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, और वे पर्दे में ही रहा करती थी। लेकिन रजिया सुल्तान मर्दों की पोशाक पहनकर और सिर पर टोपी लगाकर सिंहासन पर बैठा करती थी और न्याय किया करती थी। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की जनता की मदद से सिंहासन प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन हुई? रजिया सुल्तान, जिसका टाइम पीरियड रहेगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 1236 से 1240 ईस्वी तक। और दोस्तों, रजिया सुल्तान ही एक ऐसी महिला हुई जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।